नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 10 फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है वो डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी क्या है। देखिए, वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसफी है वो एक वर्ड में डिस्कस नहीं कर सकता। देखिए, पिछले 9 चैप्टर्स में हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन डिटेल डिस्कस किए थे। तो आपको पता चल गया होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक है, एग्लिटेरियन है। एग्लिटेरियन मतलब क्या होता है? ऐसा एक सिस्टम जहां सारे जनता के पास इक्वल राइट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, है कि नहीं। इसके अलावा सेक्युलर है, हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना। जो रिलीजन आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी रिलीजन चूज नहीं करना है वो भी आप कर सकते हो। मतलब किसी भी रिलीजन को ज्यादा प्रेफरेंस हम नहीं देते, सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर भी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। सेंटर के साथ साथ सारे स्टेट्स को भी पावर्स दिया हुआ है कि नहीं। फिर ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज है, सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। देखिए, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का जो नीड्स है उसके लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेंसिटिव है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स में रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए कुछ स्पेशल राइट्स दिया हुआ ना, जैसे कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। वो सब हमने डिस्कस किया था। एज वेल एज हिस्टोरिकली एडवांटेज डिसएडवांटेज ग्रुप्स को भी हम कुछ प्रेफरेंस देते हैं। मतलब हिस्टोरिकली 1947 से पहले जितने ग्रुप्स थे हमारे देश में जो वल्नरेबल थे, जो डिसएडवांटेज थे, उनको भी हम प्रेफरेंस देते हैं, है कि नहीं। एंड वी आर कमिटेड टू बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे ये सारे वैल्यू से भरा हुआ है। एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू फ्रीडम, equality, social justice, and some form of national unity. But underneath all this, there is a clear emphasis on peaceful and democratic measures for putting this philosophy into practice. देखिए, वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजंस दिया हुआ है और ये सारे प्रोविजंस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक तरीके भी लिखा हुआ है। तो कुल मिला के हमारा पॉलिटिकल फिलोसफी काफी वाइड है, वो हम डिस्कस। सबसे पहले इंडिविजुअल फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट्स कमिटमेंट टू इंडिविजुअल फ्रीडम। आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा। फंडामेंटल राइट्स में आपने नोटिस किया होगा इंडिविजुअल फ्रीडम को या फिर व्यक्तिगत फ्रीडम को काफी इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही इंक्लूड नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पर डिबेट्स एंड डिलिब्रेशंस की वजह से ही ये इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया, बल्कि इसके पीछे हमारे नेशनल लीडर्स का इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है। फॉर एग्जाम्पल, 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में राजा राममोहन रॉय ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए थे, अगेंस्ट कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस बाय ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं दिया गया था। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिख नहीं सकता, या फिर देश में एक्चुअली क्या हो रहा है उसके बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन, पब्लिकेशन वगैरह बना नहीं सकते। तो इस तरह का कर्टेलमेंट था फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर। तो राजा राम मोहन रॉय ने यह आर्ग्यू किया था दैट ए स्टेट रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स मस्ट प्रोवाइड देम द मीन्स बाय विच देयर नीड्स आर कम्युनिकेटेड। देखिए, अगर एक स्टेट रेस्पॉन्सिव है या फिर रेस्पॉन्सिबल है तो उनको उस स्टेट के इंडिविजुअल्स को कुछ उपाय देना चाहिए ताकि वो अपने नीड्स को कम्युनिकेट कर सके। अगर हम हमारे नीड्स को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पब्लिश किया, और आप उन्हें मना करते हो, तो ये गलत है ना। देयरफॉर द स्टेट मस्ट परमिट अनलिमिटेड लिबर्टी ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के लिए अनलिमिटेड लिबर्टी, बेसिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस प्रोवाइड करना चाहिए एक स्टेट को। लाइकवाइज इंडियंस कंटिन्यू टू डिमांड ए फ्री प्रेस थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडियंस का वन ऑफ द मेजर डिमांड था कि हमें राइट टू फ्री प्रेस चाहिए या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए। इसलिए जब हम आजाद हुए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको जो कहना है आप पब्लिकली बोल सकते हो, कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा। दैट इज योर फंडामेंटल राइट। सो इज द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट। आर्बिट्री अरेस्ट मतलब क्या होता है? बिना कोई वजह का आपको अरेस्ट करना, अपने आप को जस्टिफाई करने का मौका नहीं देना, ये सब आर्बिट्री अरेस्ट होता है।
ब्रिटिशर्स के टाइम पर यह होता भी था। आपको राउलेट एक्ट के बारे में पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। राउलेट एक्ट के हिसाब से पॉलिटिकल केसेस में बिना कोई ट्रायल का लोगों को अरेस्ट कर सकता था। वैसे हमारा नेशनल लीडर्स राउलेट एक्ट के अगेंस्ट काफ़ी फाइट किए थे, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट करने का जो पावर है उसे छीन लिया था राउलेट एक्ट से। तो आज हमारे फंडामेंटल राइट्स में जितने इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ ए लिबरल आइडियोलॉजी। मतलब 1947 से पहले हमारे नेशनल लीडर्स ने यह डिसाइड किया था कि हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ बेसिक राइट्स होना चाहिए जो इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड है, और उनका डिमांड भी था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ये सारे राइट्स हमें दो। So it might be recalled that for over 40 years before the adoption of the Constitution, every single resolution, scheme, bill and report of the Indian National Congress mentioned individual rights. तो अगर आप देखोगे 1947 से करीब 40 साल पहले से ये इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड राइट्स का डिमांड था, और वही डिमांड, वही आइडियोलॉजी 1947 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। तो कुल मिला के ये है दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उसका पॉलिटिकल फिलोसफी ये है, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी का पार्ट है, विचारधारा का पार्ट है जो हमारे नेशनल लीडर्स ने विभावन किए थे। अगला फिलोसफी है सोशल जस्टिस। मैंने आपको बोला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल है। क्या है लिबरल होने का मतलब, या फिर आइडिया ऑफ लिबरलिज्म मतलब क्या है? सिंपल परिभाषा यह है दोस्तों, दूसरों को रेस्पेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, दूसरों के भी ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना, उनके आइडियाज को एक्सेप्ट करना। मतलब हमेशा ये नहीं बोलना है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, मेरा जो ओपिनियन है, आइडिया से वही सही है, आप लोगों का गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हर तरफ से हमें सोचना चाहिए। तो ये जो आइडिया है यह है लिबरलिज्म। और एक डेफिनेशन ये है, लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल फिलोसफी है या फिर एक सोशल फिलोसफी है जो इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करते हैं, सिविल लिबर्टीज को प्रमोट करते हैं या फिर डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। देखिए आप इंडिविजुअल राइट्स को कैसे प्रमोट करोगे? जब आप सारे इंडिविजुअल के ओपिनियंस एंड आइडियाज को मानोगे, रेस्पेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे। समझ गए? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिबरलिज्म है उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया हुआ है, ये बात आपको पता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एट द सेम टाइम राइट टू इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है। अगर राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करना है तो उसका मतलब यह है सारे इंडिविजुअल्स इक्वल है, किसी को भी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया है, उन्हें रिजर्वेशन दिया है, चाहे वो जॉब्स के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो या फिर लेजिस्लेचर में सीट्स के लिए हो। रिजर्वेशन तो है ना, क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन नहीं देने से या फिर स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देने से हम राइट टू इक्वालिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, क्योंकि जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है बेसिकली अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनका लेवल ऑलरेडी ऊपर था। और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हाल क्या था आपको मालूम है। बेसिकली 1940s 1950s में क्या हाल था आप सबको मालूम है। अब उनका लेवल काफी नीचे था, अब दोनों को इधर पहुंचना है तो इनके लिए इजी होगा ना, पर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ये इजी नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों का लेवल सेम करना पड़ेगा, है कि नहीं? इनको इधर तक लेके आना पड़ेगा, इसलिए इन्हें हम रिजर्वेशन देते हैं। मैंने अभी ये सिंपल एग्जांपल से बता दिया, पिछले क्लासेस में रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बोला था। तो ये जो फिलोसफी है हमारा, बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लिबरलिज्म का एग्जाम्पल है। इंडियन लिबरलिज्म का 2 स्ट्रीम्स है। फर्स्ट स्ट्रीम राम मोहन रॉय से शुरू हुआ, उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स पर्टिकुलरली राइट्स ऑफ वीमेन के ऊपर एम्फेसिस दिया। आपको पता है सती अबॉलिश करने में राजा राम मोहन रॉय का पार्ट क्या था। सेकंड स्ट्रीम इंक्लूडेड थिंकर्स लाइक के.सी. सेन, जस्टिस रनाडे, स्वामी विवेकानंद एक्सेट्रा। इन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के अंदर सोशल जस्टिस लाने का कोशिश किया, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट किया। For Vivekananda, such a reordering of Hindu society could not have been possible without liberal principles. देखिए बिना कोई लिबरल प्रिंसिपल्स का हिंदू सोसाइटी को रीऑर्डर करना पॉसिबल था क्या? क्योंकि हिंदू सोसाइटी में ऑलरेडी खतरनाक कास्ट सिस्टम चलता था, खतरनाक हायरार्कियल सिस्टम चलता था। तो लिबरल प्रिंसिपल्स को एम्फेसिस देते हुए हिंदू सोसाइटी को रीऑर्डर करने की कोशिश किया था स्वामी विवेकानंद ने। अगला है रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, ये बात आपको मालूम है। वैसे
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेजेस इक्वल रेस्पेक्ट बिटवीन कम्युनिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हर एक कम्युनिटी के बीच में इक्वल रेस्पेक्ट होना चाहिए, पर क्या हमारे देश में ये इजीली पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया में हजारों कम्युनिटीज है और कास्ट टू कास्ट बेसिस पर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से ऊपर समझते हैं। और कुछ कम्युनिटीज ऐसा है दोस्तों, जब एक दूसरे को इक्वल नहीं मानते हैं वो राइवल्स बन जाते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होगा ना, हमारे देश में कई सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये, कैसे कम्युनिटीज के बीच में एक लिबरल अप्रोच लेके आए, कैसे इनके बीच में एक सेंस ऑफ इक्वल रेस्पेक्ट लेके आए। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका था कोई भी कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करने से। पर क्या ये इंडिया जैसे कंट्री में पॉसिबल था? बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं कम्युनिटीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ऊपर से हर एक कम्युनिटी का अपना वैल्यूज है, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, अपनी भाषा है कि नहीं? अगर आप दूसरे कंट्रीज का एग्जाम्पल देखोगे, फॉर एग्जाम्पल individuals in France और जर्मनी, they belong to a linguistic community and are deeply attached to it। फ्रांस, जर्मनी जैसे कंट्रीज में लोग लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करने वाला लोग है। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है ना, एक एक रिलीजन में भी अलग अलग कम्युनिटीज है, कल्चरल कम्युनिटीज है। और मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया इज ए लैंड ऑफ मल्टीपल कल्चरल कम्युनिटीज। देखिए इंडिया काफी डाइवर्स है, आपको लाखों कल्चर्स देखने को मिलेगा और एक एक कल्चर से रिलेटेड कम्युनिटीज देखने को मिलेगा। तो इंडिया में कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं करना, दैट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, सो इट वाज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट नो कम्युनिटी सिस्टमैटिकली डोमिनेट्स अदर्स। ये भी एंश्योर करना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे कम्युनिटीज को इक्वल रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या होगा, जिस कम्युनिटी में लोग कम होंगे उसे दूसरे जो कम्युनिटी है वो डोमिनेट करने का चांसेस है। ठीक है, सो दिस मेड इट मैंडेटरी फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी बेस्ड राइट्स। तो एक एक कम्युनिटी का जो राइट्स है उसे भी रिकॉग्नाइज करना मैंडेटरी बन गया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को। तो इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक राइट इंक्लूड किया, राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज टू एस्टैब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए या फिर अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए अगर कोई भी रिलीजियस कम्युनिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है, एस्टैब्लिश करना है, तो इसका फंडामेंटल राइट है उनके पास। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट से पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को बस एक प्राइवेट मैटर करके देखते नहीं है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में रेस्पेक्ट चाहिए, तो वो रेस्पेक्ट लाने के लिए जो कुछ भी करना है वो सब करेंगे। तो इसका एक सोल्यूशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कि रिलीजियस कम्युनिटीज को एक राइट दे देते हैं अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए। अगर उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है, एस्टैब्लिश करना है, तो वो कर सकते हैं। तो समझ गए ना, ये वन मोर फिलोसॉफी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में फर्क है। सबसे पहले हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, जो वाइडली एक्सेप्टेड सेक्युलरिज्म है, वो डिस्कस करेंगे। सेक्युलर स्टेट्स आर वाइडली सीन एज ट्रीटिंग रिलीजन एज ओनली ए प्राइवेट मैटर। सेक्युलर स्टेट्स क्या करते हैं, रिलीजन को एज ए प्राइवेट मैटर देखते हैं, मतलब सिटीजन कौन सा रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसे स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट वैसे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन होगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वैल्यूज सच एज इंडिविजुअल फ्रीडम, सिटीजनशिप राइट्स एक्सेट्रा। बेसिकली इंडिविजुअल फ्रीडम, सिटीजन का जो सिटीजनशिप राइट्स है, ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल अलग रखते हैं एक सेक्युलर स्टेट जो है। ठीक है, नाउ द टर्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स दिस, both religion and state must stay away from the internal affairs of one another। देखिए, स्टेट रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे और रिलीजन स्टेट मैटर्स में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, द स्टेट मस्ट नॉट इंटरवेन इन द डोमेन ऑफ रिलीजन, रिलीजन लाइकवाइज शुड नॉट डिक्टेट स्टेट पॉलिसी और इन्फ्लुएंस द कॉन्टेक्ट ऑफ द स्टेट। मतलब देखिए, रिलीजन जो है स्टेट को डिक्टेट नहीं करना चाहिए, या फिर स्टेट जिस तरह से चलना चाहिए उसमें एक रिलीजन का किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल भाषा में ये बोल सकते हो, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म मतलब रिलीजन एंड स्टेट मस्ट बी स्ट्रिक्टली सेपरेटेड। मतलब देखिए, एक सेक्युलर स्टेट में रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी भी तरह का हेल्प नहीं होगा स्टेट की तरफ से, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई भी रिलीजन पढ़ाया नहीं जाएगा। आपको अगर कोई रिलीजन फॉलो करना है वो आपके ऊपर है, आपके रिलीजन के ऊपर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेंगे और रिलीजन को स्टेट मैटर्स में भी इंटरफेयर नहीं करना है।
सो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड स्ट्रिक्ट सेपरेशन? सेक्युलर स्टेट में इस तरह रिलीजन एंड स्टेट को सेपरेट करके रखने के पीछे का पर्पस क्या है? इट इज टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के जो बेसिक फ्रीडम है उन्हें सेफगार्ड करने के लिए इस तरह सेपरेट करके रखते हैं। इसका जस्टिफिकेशन ये है दोस्तों, मान लीजिए एक स्टेट एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करता है, तो वो पर्टिकुलर रिलीजन या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा पहले से, क्योंकि स्टेट का सपोर्ट है। जब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है तो वो इंडिविजुअल्स के रिलीजियस लाइफ्स को कंट्रोल करने लगते हैं। मतलब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लोगों को बोलेंगे कैसे उन्हें वर्शिप करना है, किस तरह भगवान से जुड़ना है, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना है। बेसिकली उनका रिलीजियस फ्रीडम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे सिचुएशंस में हर एक इंडिविजुअल के पास ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए कि स्टेट से हेल्प मांगने का। मतलब वो स्टेट को जाके बताएंगे, देखिए ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हमें अपने हिसाब से कुछ करने नहीं दे रहा है, इसलिए आप हमारा हेल्प कीजिए। पर आप सोचिए वो स्टेट उन इंडिविजुअल्स का क्या हेल्प करेगा जो ऑलरेडी उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करके बैठा हुआ है। सो टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, स्टेट मस्ट नॉट हेल्प रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंडिविजुअल्स का रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है तो स्टेट को किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट या हेल्प नहीं करना चाहिए। At the same time, state should not tell religious organization how to manage their affairs. State को religious organization को ये भी नहीं कहना चाहिए अपना अफेयर्स कैसे मैनेज करना है, इससे भी प्रॉब्लम होगा। तो सबसे अच्छा तरीका यह है स्टेट और रिलीजन दोनों को अलग रखो। तो इसलिए वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ सेक्युलरिज्म में स्टेट एंड रिलीजन बिल्कुल सेपरेटेड है। पर देखिए कंडीशंस इन इंडिया वेर डिफरेंट, and to respond to the challenge they posed, makers of the constitution had to work out an alternative conception of secularism. देखिए इंडियन कंडीशंस बिल्कुल अलग था, अभी भी अलग है, ये बात आपको मालूम है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या सोचा, एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन होना चाहिए सेक्युलरिज्म का। सो दे डिपार्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल इन 2 ways एंड फॉर 2 different reasons। तो 2 तरीके से हम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म से अलग है और 2 डिफरेंट रीजंस की वजह से, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला राइट्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स। देखिए पहले ही मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटीज के बीच में इक्वालिटी को एंकरेज करते हैं। देखिए इंडिविजुअल्स के बीच में इक्वालिटी जरूरी है, वैसे ही जरूरी है कम्युनिटीज के बीच में भी इक्वालिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का फ्रीडम, सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब उनका कम्युनिटी का स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, वो कम्युनिटी का स्टेटस बेसिकली सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर मानते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली एक प्राइड फील होगा या फिर आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट आएगा कि मैं ऐसा एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं जिसका स्टेटस अच्छा है सोसाइटी में। एट द सेम टाइम अगर आपका कम्युनिटी का स्टेटस अच्छा नहीं है देन आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से अगर दूसरा एक कम्युनिटी है जिनका स्टेटस अच्छा है, उस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला एक इंडिविजुअल से आपका इक्वालिटी नहीं होगा, बेसिकली आपको लगेगा वो थोड़ा सा ऊपर है। तो इस तरह से कैसे इक्वालिटी आएंगे इंडिविजुअल्स के बीच में, नहीं होगा ना। तो सबसे पहले कम्युनिटी के बीच में इक्वालिटी लाना पड़ेगा, ठीक है। Thus, Indian Constitution grants rights to all religious communities such as right to establish and maintain their educational institutions। ये मैंने आपको पहले बताया था ना। तो कम्युनिटी के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे रिलीजियस कम्युनिटीज को ये राइट दिया है, चाहे तो आपके कम्युनिटी का कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशन वगैरह वगैरह प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो अपने हिसाब से। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया मीन्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। समझ गए आप? इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है ये केवल इंडिविजुअल का फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, कम्युनिटीज का भी है। अगला है स्टेट्स पावर ऑफ इंटरवेंशन। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में स्टेट एंड रिलीजन म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेंटेन करते हैं। मतलब स्टेट कभी भी रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता और रिलीजन कभी भी स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता। पर इंडिया में सेपरेशन का मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। इस तरह स्टेट रिलीजन से दूर नहीं रह सकता। इसका रीजन यह है दोस्तों, रिलीजियसली सैंक्शनड कस्टम सच एज अनटचेबिलिटी डिप्राइव्ड इंडिविजुअल्स ऑफ द मोस्ट बेसिक डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। आप सबको पता है अर्ली सेंचुरीज में ये जो छुआछूत वाला सिस्टम, अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम चलता था, जिसकी वजह से कुछ कम्युनिटीज के पास बेसिक डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हो
17, 18, 19 सेंचुरी में जो अनटचेबल्स रहे होंगे उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। तो इन लोगों को अगर आगे लेके आना है, इन लोगों का लाइफ अगर सुधारना है, तो स्टेट को रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करना ही था, ठीक है। एंड द स्टेट कुड ऑल्सो हेल्प रिलीजियस कम्युनिटीज बाय गिविंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय देम। अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो स्टेट उन्हें हेल्प भी कर सकता है, ठीक है। दस द स्टेट में हेल्प और हिंडर रिलीजियस कम्युनिटीज डिपेंडिंग ऑन विच मोड ऑफ एक्शन प्रमोट्स वैल्यूज सच एज फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो फ्रीडम एंड इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए जो कुछ भी करना है वो सब स्टेट कर सकता है इंडिया में। तो इंडिया में सेपरेशन का मतलब ये नहीं है म्यूचुअल एक्सक्लूशन, बट रादर प्रिंसिपल डिस्टेंस है दोस्तों। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स आइडिया है। स्टेट कभी कभी रिलीजन से एकदम सेपरेट रहता है, डिस्टेंट रहता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में एकदम एक्टिवली इंटरवेन भी करते हैं, क्योंकि स्टेट का फाइनल ऑब्जेक्टिव यह है दोस्तों इक्वालिटी एंड फ्रीडम को इंश्योर करना। तो कुल मिला के समझ गया ना दोस्तों, बेसिकली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में जिस तरह स्टेट एंड रिलीजन अलग है, उस तरह इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम ऑलरेडी काफी बैकवर्ड था। ये अनटचेबिलिटी की वजह से और कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंसेस की वजह से ऑलरेडी हालत काफी खराब था। तो स्टेट का इंटरवेंशन के बिना ये हालत सुधार नहीं सकता था। तो स्टेट का ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहा है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस ऐसा प्रमोट करना है। तो इसके लिए जो कुछ भी करना है वो सब करने का राइट है स्टेट के पास, इंडिया। तो दोस्तों दैट्स इट। तो अब तक हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 3 कोर फीचर्स डिस्कस किए, बेसिकली इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस एंड सेक्युलरिज्म। तो ये जो फीचर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अचीवमेंट्स भी है दोस्तों। फर्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन री-इन्फोर्सेस एंड री-इन्वेंट्स फॉर्म्स ऑफ लिबरल इंडिविजुअलिज्म। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल इंडिविजुअलिज्म को री-इन्फोर्स करते हैं, री-इन्वेंट करते हैं। अब ये लिबरल इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारे देश में जो लोग हैं वो ऑटोनोमस लोग हैं, सेल्फ कंटेन्ड इंडिविजुअल्स हैं। मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे कोई इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हर एक इंडिविजुअल को सर्टेन बेसिक राइट्स दिया हुआ है, इवन स्टेट भी उनसे वो छीन नहीं सकते, और ये प्रोवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इंडिविजुअल लिबर्टीज। देखिए इंडिविजुअल लिबर्टीज दिया हुआ है, इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस को अपहोल्ड करते हैं। The constitutional commitment to caste-based affirmative action program shows how much ahead India was compared to other nations. दूसरे कंट्री से अगर आप कंपेयर करोगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है टू कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम। क्या होता है कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम? बेसिकली जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया ना, उसी को बोल सकते हो, ठीक है। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कास्ट बेस्ड अफर्मेशन एक्शन प्रोग्राम 1964 में आया था, ठीक है। 1964 का सिविल राइट्स एक्ट के थ्रू उधर कास्ट बेस्ड अफर्मेशन प्रोग्राम आया। बेसिकली एक एक कास्ट के वेलफेयर के लिए कुछ गवर्नमेंट ने किया, या फिर सोशल इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया, वो 1964 में था। हम तो 1950 से ये किया है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा। देखिए मल्टी कल्चरलिज्म मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। मतलब अलग अलग कल्चरल एंड एथनिक ग्रुप्स पॉलिटिकली रेलेवेंट होना। अब इसमें क्या होता है ना दोस्तों, कुछ पर्टिकुलर कल्चरल और एथनिक ग्रुप ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है या फिर ज्यादा ही पॉलिटिकली रेलेवेंट हो जाता है। तब क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन के टाइम पर उन्हीं को फेवर करेंगे। जो छोटे ग्रुप्स होंगे उनका कोई सुनेगा नहीं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी कल्चर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के लिए प्रोविजंस है, ऐसे फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। तो भले कोई ग्रुप छोटा हो या बड़ा हो, उनके राइट्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। समझ गए? तो ये सारे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अचीवमेंट्स है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये मल्टी कल्चरलिज्म का इतना प्रॉब्लम नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कम से कम 40 साल बाद ये प्रॉब्लम्स आना शुरू किया। तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये फोर्सी किया है। उनको पता था ऐसा एक प्रॉब्लम आने वाले टाइम पर होगा, इसलिए उन्होंने तब से ये जो कल्चरल पर्टिकुलरिटी का जो एक्सप्रेशन है उसे प्रोटेक्ट किया। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी था दोस्तों। आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।